नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विजिल आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ नामदेव। आज के इस लेक्चर के मेन रिकॉर्ड करने का या आपके सामने लाने का जो मेन पर्पस था कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है अभी कुछ समय में संभावित है और निश्चित रूप में इसका एग्जाम कंडक्ट होने के लिए पीएससी जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो प्रीलिम्स में तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, स्पेशली यूनिट 7 की बात करें यदि, जो साइंस एंड टेक का एक बहुत मीजर पोर्शन है और कई बार जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनके सिलेक्शन में भी काफी परेशानी भी कॉज करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए दरअसल में इस सेशन की शुरुआत की जा रही है और अब से कंटिन्यू समय पर आपको समय समय पर यूनिट 7 से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको बराबर मिलते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यूनिट 7 के जो वीडियोस आएंगे वो दो पर्सपेक्टिव में आएंगे। सबसे पहला, जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन, अंतरिक्ष तकनीकी और सैटेलाइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे या कृत्रिम उपग्रहों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। इसके जस्ट बाद जो करंट अफेयर्स का सेशन होगा या करंट रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनका एक अलग से सेशन बना के वीडियो बना के इसी साइट पर अपलोड कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और भी बेहतर आप करें इस डिजिटल मंच के जरिए जो विजिल आईएएस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्वेश्चनों के साथ। लेवल किस तरह से आप रखेंगे, किस तरह की चीजों को आप पढ़ेंगे, उसी का दरअसल में ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक डेमो है कि आपके क्वेश्चन की रीच दरअसल में यहाँ तक होनी चाहिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए करते हैं सेशन को शुरू स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के ठीक ऊपर गति करने वाले उपग्रहों का कक्षीय झुकाव कितना होता है। आपके सामने जो चार ऑप्शन हैं उसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 23.1 एंड हाफ या इनमें से कोई। आप आराम से टाइम लीजिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपने मन में कोई एक आंसर जो आपने गेस किया होगा, और यदि आपकी सच में स्टडी बेहतर होगी तो निश्चित रूप में आंसर आपको क्लियर कट दिख ही रहा होगा, तो आप उस आंसर को अपने मन में रख लीजिए। अब जब आपके मन में आंसर हो गया तो क्या मेरे द्वारा बताने पर वो आंसर राइट मैच करता है कि नहीं। यदि मैच करता है तो आप अपने को +1 स्टेज में रखिएगा, और यदि नहीं करता है, आपके द्वारा दिया गया आंसर यदि गलत होता है तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में, अभी हम चीजों को सीखेंगे तो चीजों को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन के आंसर की यदि हम बात करें, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपने कोई ना कोई तो सिलेक्ट कर लिया होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है याद रखिएगा वो है ए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री कैसे हुआ, इसको यदि आपको समझना है तो हमको चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पर मैं कुछ इमेजेस बना रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि आप 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो और अच्छी चीज है, लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है तो फिर निश्चित रूप में आपकी चीजें और बेहतर समझ में आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सैटेलाइट जो होते हैं वो स्पेशली दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं। एक होते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो सबसे पहले जो इमेज में बना रहा हूँ, ये अर्थ की इमेज बना रहा हूँ, ये दरअसल में पृथ्वी है, और पृथ्वी के ठीक बीच से दरअसल में एक लाइन पास होती है, आपने इसके बारे में सुना होगा, इक्वेटर, हिंदी में जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बिल्कुल सीधा, मेरी बात बड़े देर से ध्यान रखिएगा, और यही दरअसल में हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ये भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा के एकदम बिल्कुल सीध पर या एकदम सामने ही 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, याद रखिएगा 36,000, मतलब 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो सैटेलाइटों को डाला जाता है, इन्हीं सैटेलाइटों को हम कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, या इन्हीं सैटेलाइटों को हम कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। तो भू स्थिर उपग्रह जो हैं ये लगातार क्या करेंगे, पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा करने का इनका जो ढंग होता है आप खुद देखिए कैसा होता है। मतलब विषुवत रेखा के, याद रखिएगा, इक्वेटर के पैरेलली ही दरअसल में ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सैटेलाइटों को जब स्टार्टिंग में
स्टार्ट किया जाता है या स्टार्टिंग से जब इनको डाला जाता है, तो आप बताइए विषुवत रेखा से इन सैटेलाइटों में किसी तरह का कोई एंगल फॉर्म होता है क्या? ये तो उसी के बिल्कुल ठीक क्या होते हैं, समांतर होते हैं, उसी के ठीक क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसका मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको याद रखना है, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 डिग्री होगा यहाँ, सॉरी। तो यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि जो भू तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं या भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं, इनको दरअसल में कितना एंगल फॉर्म करते हुए डाला जाता है, तो 0 डिग्री। लेकिन एक सैटेलाइटों की कैटेगरी ये भी होती है, अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो पृथ्वी के 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, और दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम पोलर लाइन कहते हैं। और पोलर लाइन की ही ठीक लंबवत 900 किलोमीटर की हाइट पर, याद रखिएगा, ये पृथ्वी की सतह से 900 किलोमीटर की हाइट पर, ये पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर, तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जो सैटेलाइट है इनको कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हिंदी में कहते हैं संचार उपग्रह। और पृथ्वी की सतह से 900 किलोमीटर की हाइट पर जो सैटेलाइट डाले जाते हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल रेवोल्यूशन करते हैं, इन्हीं को कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो याद रखिएगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिनको हम हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह। तो सुदूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होते हैं, ये सैटेलाइट, यदि हम बात करें कि ये इक्वेटर हो गया, तो आप ही बताइए, ये इक्वेटर और ये हो गई आपकी पोलर लाइन। तो ये इक्वेटर हो गई मतलब विषुवत रेखा, और ये आपकी हो गई पोलर लाइन। तो इससे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं? निश्चित रूप में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, कि जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, जो जीसैट सीरीज के सैटेलाइट होते हैं और इनसैट सीरीज अभी बंद हो गई है, और ये दोनों के दोनों सीरीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आती है, इन्हीं को इक्वेटर से 0 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए हम सैटेलाइट को हमेशा डालते हैं। और जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, इनको हम हमेशा इक्वेटर से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए डालते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन हमारा था कि विषुवत रेखा के ठीक ऊपर गति करने वाले, मतलब विषुवत रेखा के ठीक ऊपर का मतलब है विषुवत रेखा के ठीक समांतर 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जो सैटेलाइट गति करते हैं, उनका एंगल कितने डिग्री का फॉर्म होता है इक्वेटर के साथ? आंसर है 0 डिग्री, क्योंकि उसी हाइट के पैरेलल ये दरअसल में परिक्रमा करते हैं। लेकिन यदि मैं बोलूं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इक्वेटर के साथ कितना एंगल फॉर्म करते हैं, तो अब आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कक्षा के उपग्रह एक ही देशांतर रेखा पर स्थित प्रतीत होते हैं? अब याद रखिएगा, यहां आपसे क्वेश्चन कक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, तो यदि कभी आपने सैटेलाइट से रिलेटेड कक्षाएं पढ़ी होंगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिलहाल देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को राइट क्लियर कर पाते हैं। अगर राइट क्लियर नहीं भी कर रहे हैं तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, और जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं उस पर आप देखिएगा कि आप कितने खरे उतरे। किस कक्षा के उपग्रह एक ही देशांतर रेखा पर स्थिर प्रतीत होते हैं? ये स्थिर है दरअसल में, ये यहां राह होगा, स्थिर प्रतीत होते हैं। शुरुआत करें, आप ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में ध्रुवीय कक्षा मैंने आपसे पूछी है, समकालिक कक्षा पूछी है। ये समकालिक कक्षा का मतलब ही रियल मायने में होता है भू स्थिर कक्षा। फिर इसके बाद मध्य भू कक्षा, फिर निम्न भू कक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो है बी। अब इसके बारे में आप चीजों को जरा समझ लीजिए, लेकिन चीजों को समझने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। एक स्पेशल टाइप की कक्षा होती है। पहले मैं आपको कक्षाओं के बारे में जल्दी से बता देता हूं कि कक्षाओं के 3 प्रकार होते हैं। कक्षाओं के 3 प्रकार में सबसे पहली होती है निम्न भू कक्षा। अब इससे पहले आप आराम से समझ लीजिए, आपका बेसिक हो जाएगा। पहली होती है निम्न भू कक्षा, दूसरी होती है आपकी मध्य भू कक्षा, और तीसरी होती है आपकी उच्च भू कक्षा। उच्च भू कक्षा के अंतर्गत ही आती है आपकी भू स्थिर कक्षा। याद रखिएगा, जिसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको क्या देता है क्वेश्चन, जिसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको बोलता है भू समकालिक कक्षा।
तो उच्च भू कक्षा के अंतर्गत ही दरअसल में भूस्थिर कक्षा आती है। और यदि आपको बहुत अच्छे से कभी पढ़ाया गया होगा या आपने कभी पढ़ा होगा तो निम्न भू कक्षा के अंतर्गत ही आती है ध्रुवी कक्षा। ये दोनों चीजें आप जरूर याद रखेंगे कि निम्न भू कक्षा के अंतर्गत पोलर ऑर्बिट आता है और उच्च भू कक्षा के अंतर्गत भू स्थिर कक्षा आती है। कक्षा वो होती है जिनमें सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं, तो भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं, तो भू स्थिर उपग्रह वे हैं जो भू स्थिर कक्षा में चक्कर लगाएंगे। यदि कोई आपसे पूछे कि ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं, तो ध्रुवीय उपग्रह जो हैं ये वो होते हैं जो कि ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छे से देख लीजिए, भू स्थिर कक्षा में कौन चक्कर लगा रहा है? भू स्थिर उपग्रह। ध्रुवीय कक्षा में कौन चक्कर लगा रहा है? ध्रुवीय उपग्रह। अब आप इनको भूल जाइए, जो मेन वर्ड मैं बोल रहा हूं अब आप उसको याद रखेगा, भू स्थिर उपग्रह। और किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं? भू स्थिर कक्षा। और अब इसी को आप याद रखिएगा क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इन्हीं दो से रिलेट में है। तो अब जरा मैं आपको क्वेश्चन के पास ले चलता हूं जिसमें कि आपको समझने में काफी आसानी हो जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के पास में और समझते हैं कि किस कक्षा के उपग्रह एक ही देशांतर रेखा पर स्थिर प्रतीत होते हैं। तो दरअसल में ये शर्त ही होती है संचार उपग्रहों की कि संचार उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की हाइट पर स्थापित किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्थर सी क्लार्क कह रहे हैं और आर्थर सी क्लार्क ने ही दरअसल में बताया था। अच्छे से देख लीजिए, ये यदि पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पर हम डालते हैं भू स्थिर उपग्रह। और जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं ये जिस मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ये जिस मार्ग में चक्कर लगाते हैं उसे ही कहते हैं भू स्थिर कक्षा या इसे ही कहते हैं भू समकालिक कक्षा। अब आप बोलेंगे कि सर यहां से ये क्लियर कहां हो रहा है? अब आप मेरी बात बड़े आराम से समझिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि यदि आप 36,000 किलोमीटर की हाइट पर किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से खड़े होकर देखते हैं, जैसे आप यहाँ खड़े और आपने 36,000 किलोमीटर की हाइट पर किसी सैटेलाइट को देखा, तो ये सैटेलाइट हमेशा आपको स्टेशनरी दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। इसलिए ऐसे सैटेलाइटों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं भू स्थिर उपग्रह। तो भू स्थिर उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से देखे जाने पर वो हमेशा कैसे दिखाई देते हैं? स्थिर दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर होगा कि वे सैटेलाइट जिस कक्षा में चक्कर लगाएंगे वही कक्षा होगी भू समकालिक कक्षा या भू तुल्यकालिक कक्षा या उसे हम भू स्थिर कक्षा बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी आपको कि कौन सी कक्षा के सैटेलाइट आपको स्थिर दिखाई पड़ेंगे। तो भू स्थिर कक्षा के सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होंगे, आर्थर सी क्लार्क द्वारा बताए गए होंगे। और इसी 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जो सैटेलाइट स्थिर दिखेंगे उन्हीं से कम्युनिकेशन व्यवस्था दरअसल में संचारित हो रही है आज के समय पे। तो भू स्थिर उपग्रहों का एक प्रकार है जी सैट सीरीज के सैटेलाइट। यही दरअसल में पृथ्वी की सतह से आप इनको देखोगे तो हमेशा आपको स्टेशनरी दिखेंगे, हमेशा आपको स्थिर। निश्चित रूप में क्वेश्चनों का जो लेवल है ये थोड़ी सा टफ इसलिए रखा गया है ताकि आप इस रीच तक अपने आप को पहुंचा। क्योंकि पीसीएस में भी आप देखते हैं कि लंबे समय के बाद एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारे लोग इसमें अपियर होते हैं। तो क्वेश्चनों का लेवल यदि एकदम सिंपल कर दिया जाएगा तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है इजी क्रैक कर देते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्वेश्चनों को जो है वो हाईली एडवांस करता चल रहा है। तो निश्चित रूप में इसी तरह के ये क्वेश्चन जो वर्तमान समय में हमारे सब्जेक्टिव में है इनको मैं पेश कर रहा हूँ। करंट से रिलेटेड चीजों को हम बीच बीच में पेश करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सामने जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसके बारे में इसरो ने 2019 में घोषणा कर दी थी कि सन का जो कोरोना होता है, कहीं कोरोना वर्ड सुन के आप डरे ना, सन की सरफेस को भी कोरोना कहते हैं। और जो डिसीज के कारण हम 2 साल घरों में बंद रहे वो भी कोरोना है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि सूर्य की जो सतह होती है जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसके अध्ययन के लिए दरअसल में इसरो एक मिशन करने वाला है जिसको कहते हैं आदित्य L1 मिशन। और आदित्य L1 मिशन में सन की सरफेस में कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं, इसी का हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसी मिशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड निकल कर आता है
लग्रांज बिंदु या लग्रांज पॉइंट। पहले आप इसी चीज को समझ लो, उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट ग्रुप में आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। दरअसल में हम जो स्पेस प्रोब स्थापित करेंगे सूर्य के चारों ओर अध्ययन के लिए, वो दरअसल में पृथ्वी से लॉन्च होगा और निश्चित रूप में सन के कोरोना के अध्ययन के लिए यूज होगा। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक है, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बनानी होगी पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपका हो गया सन। और सन की सरफेस को क्या बोलते हैं बेटा जी? सन की सरफेस को बोलते हैं कोरोना। याद रहेगा ये पॉइंट। अब जो चीज सन के चारों ओर घूमकर हमको इंफॉर्मेशन देगी उसे हम कहते हैं स्पेस प्रोब। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर स्पेस प्रोब क्या होता है? अच्छे से सुन लीजिएगा। पृथ्वी के चारों ओर जो चीज इंफॉर्मेशन देगी दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। और पृथ्वी को छोड़कर दूसरे किसी ग्रह, दूसरे किसी उपग्रह या दूसरे किसी तारे की ओर जो चीज घूमकर हमको इंफॉर्मेशन देगी उसको हम कहते हैं दरअसल में क्या कहते हैं? स्पेस प्रोब। तो स्पेस प्रोब हम उस जगह स्थापित करेंगे जहां पर लग्रांज पॉइंट हो। अब ये लग्रांज पॉइंट क्या है? आपको भी पता होगा कि सन का मास पृथ्वी के मास से बहुत ज्यादा है, इसलिए सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम होगा। स्पेस प्रोब को अपनी ओर कैप्चर करने की या खींचने की कोशिश कौन करेगा? निश्चित रूप में सन करेगा। तो इस पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 ऐसे पॉइंट हैं, याद रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ठीक बराबर और विपरीत प्रतीत होता है। मतलब 5 ऐसे पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 और ये वाला हो गया, ये आपका इधर पे और ये 5। तो सन और अर्थ के बीच में 5 ऐसे पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा, जहां पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर और विपरीत होगा। इन पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर दरअसल में हम स्थापित करेंगे इस स्पेस प्रोब को, और ये स्पेस प्रोब दरअसल में इस विशेष स्थान की हमको क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा। मतलब पृथ्वी के दिन वाले भाग की ओर दरअसल में, तो याद रखिएगा पृथ्वी का दिन वाला भाग यदि ये है तो यहाँ पर हम इस स्पेस प्रोब को क्या करेंगे? लगाएंगे या सेटल करेंगे और फिर ये हमको दरअसल में स्पेशल इंफॉर्मेशन देगा। तो आदित्य L1 का मतलब यही है कि 5 पॉइंट में से वो पॉइंट जिसका जो जगह है वो पृथ्वी के दिन वाले भाग की ओर होगी, उसी जगह पर हम इसको स्थापित करें। आदित्य L1 मिशन को इसरो कब करने वाला है? जैसे ही गगनयान मिशन हो जाएगा उसके ठीक बाद इसरो जिस अभियान को या जिस मिशन को करेगा IDSN के जरिए, निश्चित रूप में यही होगा आदित्य L1 मिशन। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आदित्य L1 लग्रांज पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। L1 जो लग्रांज बिंदु है, ऐसे टोटल 5 बिंदु होंगे, ये किस विशेष स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो पृथ्वी के दिन वाले भाग पर इसको हम स्थापित करेंगे। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब इसके बाद यदि हम और आगे चले तो अगला जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है, दरअसल में अगला जो है वो सोलर सिस्टम की एक बेसिक फिलॉसफी। सोलर सिस्टम के डिस्कवरर का नाम है, कोई मुझे बताएगा सोलर सिस्टम के डिस्कवरर कौन है? उन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, निकोलस कॉपरनिकस। तो निकोलस कॉपरनिकस वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में सबसे पहले उन्होंने सोलर सिस्टम की अवधारणा को बताया था। और सोलर सिस्टम की अवधारणा में आपने ये चीज तो जरूर सीखी होगी, इसको तो मैं बिल्कुल आसानी से, किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप ये बता देता हूँ एकदम सिंपल। सबसे पहले आप खुद ही देख लीजिए कि ये हो गया मान लो सन। अब आपसे मैं पूछूं सन के सबसे नजदीक में कौन सा प्लैनेट है? तो सन के सबसे नजदीक में कौन सा होगा? बुध। कितने दिन में ये अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है? 88 डेज में, ये तो आपको पता होगा। अब जैसे जैसे सन से दूर होते जाएंगे प्लैनेट,
तो क्या परिक्रमा में टाइम लगेगा? आप बोलोगे बिल्कुल। पृथ्वी कितने समय में कर पाती है? 365 दिन में। और जो सबसे लास्ट में होते हैं वो 165 डेज में कर पाते हैं, जिसको प्लूटो कहते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस तरह से बुध पृथ्वी के पास, तो यदि माफी चाहता हूँ, यदि बुध जो है वो सूर्य के क्या है, ठीक पास है, तो निश्चित रूप में बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। मतलब वो बड़ी तेजी से रिवॉल्व करेगा, तेजी से घूमेगा, इसलिए तो टाइम कम लेगा। तो किसी उपग्रह के पृथ्वी के निकटतम होने की स्थिति में उसकी गति क्या होगी? मतलब कहने का है कि यदि एक पृथ्वी ये है और पृथ्वी के समीप ये दरअसल में क्या हो गया, आपका सैटेलाइट होगा। तो जितना सैटेलाइट पृथ्वी के समीप होगा वो उतने तेजी से दरअसल में क्या करेगा, घूमेगा और निश्चित रूप में अपना परिक्रमण पूरा कर लेगा। लेकिन पृथ्वी से जितना दूर होगा सैटेलाइट, उसके परिक्रमण में उतना ज्यादा दरअसल में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आप बुध और सन के एस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं। याद रहेंगी चीजें इस तरह से। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि किसी उपग्रह के पृथ्वी के निकटतम होने पर उसकी गति क्या होगी, जो सैटेलाइट होगा वो बड़े तेजी से दरअसल में चक्कर पूरा करेगा, मतलब अधिकतम। और जो सबसे दूर सैटेलाइट होगा उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने में सबसे कम समय, मतलब सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब अगर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ध्रुवीय उपग्रहों को एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है। अब इन चीजों को, जैसे आपके सामने जो चीजें आ रही हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है। कैसे तैयार रखना है? पहले आप मेरी एक बात आराम से सुन लीजिए। सैटेलाइट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मतलब सुदूर संवेदी उपग्रह जो होते हैं ये। दूसरे होते हैं संचार उपग्रह, और तीसरे होते हैं, याद रखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, जीपीएस सैटेलाइट। तो टोटल कितने तरह के सैटेलाइट हो गए आपके? तीन तरह के सैटेलाइट हो गए। पहला हो गया आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करने में सिर्फ 1.5 घंटे, मतलब इसको हम 99 मिनट बोल सकते हैं या 100 भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। मतलब हम 1.5 घंटा मान सकते हैं, याद रखिए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अपनी एक परिक्रमा 99 मिनट में कंप्लीट करता है। जीपीएस सैटेलाइट पृथ्वी का एक चक्कर इतने घंटे में कंप्लीट करता है, 12 आवर, मतलब एक दिन में 2 चक्कर लगा लेंगे। और अब आ रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संचार उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वही जो विषुवत रेखा के साथ 0 डिग्री एंगल बनाते हैं। संचार उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 24 आवर का समय लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरह से जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो भी घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट। और जिस तरह से पृथ्वी अपना खुद एक चक्कर 24 घंटे में लगा पाती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी अपना एक चक्कर 24 घंटे में लगा पाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि ध्रुवीय उपग्रह, जिनको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पृथ्वी से 900 किलोमीटर की हाइट पे ध्रुवीय रेखा में चक्कर लगाते हैं। तो निश्चित रूप में ध्रुवीय रेखा में चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को अपना एक चक्कर पूरा करने में 1.5 घंटे का समय लगता है। मतलब 60 मिनट प्लस 30 मिनट, या जिसको हम 1.5 घंटा या 99 मिनट या प्योरली हम 100 मिनट बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप खुद देख लीजिए कि ध्रुवीय उपग्रहों को, मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइटों को, जैसे आपने शायद नाम सुना होगा कार्टोसैट, रीसैट, रिसोर्स सेट, है ना, तो ये सभी के सभी दरअसल में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इनको पोलर सैटेलाइट भी कहा जाता है, और इनको अपनी एक परिक्रमा पूर्ण करने में 99 मिनट का समय लगता है, जबकि 12 आवर का समय लगता है जीपीएस सैटेलाइट को, और 24 आवर का समय लगता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। इस तरह से
रशिया दुनिया का वो सबसे पहला देश है जिसने सबसे पहले स्पेस वॉर की शुरुआत की थी। 4 अक्टूबर 1957 को रशिया ने स्पुतनिक 1 को दरअसल में स्पेस में लॉन्च किया था। और रशिया जैसे ही 1957 में स्पेस वॉर में कूदा तो अमेरिका भी उसके पीछे पीछे आ गया और देखते देखते दुनिया के सभी देश ने 1957 के बाद स्पेस वॉर में अपनी एंट्री ली और स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आज भी रशिया का महारत इसलिए है क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले उसी ने स्टार्टअप किया। इसी वजह से रशिया ने स्पेस मिशनों में अपनी एक खास जगह बनाई है। और इसी जगह बनाते हुए जो कक्षाओं के बारे में आप अगर कभी भी पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट टीचर से तो आप पाएंगे कि सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, अच्छे से देख लीजिए, निम्न भू कक्षा होती है, मध्य भू कक्षा होती है और उच्च भू कक्षा होती है। अब अभी मैं इनकी एक रेंज बता रहा हूं जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारा ये क्वेश्चन उसी से कवर होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, केवल समझ लीजिए। निम्न भू कक्षा शुरू होती है पृथ्वी की सतह से 150 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच। उच्च भू कक्षा की शुरुआत होती है 36,000 किलोमीटर से। और मध्य भू कक्षा जो शुरू होती है, याद रखिएगा, 2000 किलोमीटर से 35,786 के बीच। ये दरअसल में कक्षाओं का डिवीजन है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर। अभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जो मेन मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। निम्न भू कक्षा में ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मतलब सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़े जाते हैं। मध्य भू कक्षा में हम छोड़ते हैं हमेशा जीपीएस सैटेलाइटों। और उच्च भू कक्षा में हम छोड़ते हैं, मतलब 36,000 किलोमीटर की हाइट पे छोड़ते हैं हम कम्युनिकेशन सैटेलाइटों को। मतलब ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं मुद्दे की चीज पे। मोलनिया कक्षा जो आती है ये रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने दरअसल इसको बनाया है। और मध्य भू कक्षा में दरअसल में यह मध्य भू कक्षा का ही दरअसल में इसको एक प्रकार माना जाता है जिसको मोलनिया ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट में जैसे कि आप यदि नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे तो आप इसको चित्र के रूप में देख पाएंगे कि जो आपको ये रेड कलर में दिख रहा है यही है मोलनिया ऑर्बिट। और मोलनिया ऑर्बिट को इसलिए बनाया गया है ताकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइटों को मध्य भू कक्षा में उच्च अक्षांशों पर स्थापित किया जाए। कहने का सीधा सा मतलब है कि निम्न भू कक्षा में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, उच्च भू कक्षा में कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। लेकिन रशिया ने तोड़ निकाला है मोलनिया ऑर्बिट, और मोलनिया ऑर्बिट में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट दोनों को स्थापित कर सकते हैं। यही है दरअसल में रशिया का स्पेस वॉर में नंबर 1 बने रहने का कारण। जहां अमेरिका की नासा जो स्पेस एजेंसी है, और अब तो प्राइवेट स्पेस एजेंसी हम बोलेंगे नासा को क्योंकि सॉरी, अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है वो स्पेस एक्स है और अमेरिका की जो गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी है वो नासा है। तो नासा भी अपने सैटेलाइटों को जब लॉन्च करती है तो याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर की हाइट पर हमेशा वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट डालती है और 900 किलोमीटर की हाइट पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाले जाते हैं। लेकिन रशिया ने तो इन दोनों की धज्जियां उड़ाते हुए मिडिल अर्थ ऑर्बिट में मध्य भू कक्षा में दरअसल में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी स्थापित करेंगे वो मोलनिया ऑर्बिट में। और मध्य भू कक्षा में ही दरअसल में कम्युनिकेशन सैटेलाइटों को ही स्थापित किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि रशिया ने इस ऑर्बिट को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि निम्न भू कक्षा और मध्य भू कक्षा के कामों को ही खत्म किया जा सके। मतलब सिर्फ मध्य भू कक्षा जहां जीपीएस सैटेलाइट डाले जाते हैं उसी कक्षा में अब उच्च अक्षांशों पर जिसमें हमको बेहतर कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग प्राप्त हो, मोलनिया ऑर्बिट दरअसल रशिया ने स्थापित। तो ये इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर होगा वो होगा रशिया और मध्य भू कक्षा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो भी सैटेलाइट होंगे उनका पृथ्वी के साथ झुकाव होगा 63.4 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि जो भी सैटेलाइट मोलनिया ऑर्बिट में डाले जाते हैं या कोई भी सैटेलाइट को मोलनिया ऑर्बिट में जब हम डालते हैं तो हमेशा
उनका जो झुकाव कोण होगा याद रखिएगा वो कितना होगा 63.4 डिग्री और ये पृथ्वी के सापेक्ष होगा। तो ये अभी करंट में भी चीजें चल रही हैं, लेकिन निश्चित रूप में हमारे सिलेबस में अब अगर हम निम्न भू कक्षा में ध्रुवीय कक्षा पढ़ाते हैं, उच्च भू कक्षा में हमको पढ़ाना पड़ता है निश्चित रूप में भूतुल्यकाली कक्षाएं या विषुवत रेखी कक्षाएं, तो अब आप देखिएगा कुछ समय बाद मध्य भू कक्षा में मूलनीय कक्षा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा और स्टार्ट कर भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम यही डिस्कस कर रहे हैं इस तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्वेश्चनों को लगाएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी की, तो आप ये पैटर्न थोड़ा भूल ही जाएंगे। ये सबसे पहला कौन सा एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया था, यूरी गागरिन। सबसे पहली कौन सी महिला स्पेस में गई थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। सबसे पहला कौन सा इंडियन व्यक्ति स्पेस में गया था, राकेश शर्मा। इस तरह के ट्रेडिशनल क्वेश्चन अब आपको स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर सैटेलाइट सिस्टम में देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चनों का जो लेवल करंट में होगा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएंगे। तो इसीलिए थोड़ी से आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे होंगे कि ये थोड़ी टफ क्वेश्चन, लेकिन आप यकीन रखिए एमपीपीएससी अपना लेवल इसी तरह से करने वाली है। और आपने ये चीज पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में देखी होगी, स्पेशली मैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ कि जहां एक तरफ ट्रेडिशनल क्वेश्चन दिए जाते थे, आजकल थोड़ी सुपीरियर क्वेश्चन को पूछते हैं। तो इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट को न केवल अच्छा करना होगा बल्कि उस पर अपनी पकड़ भी बनानी होगी। और यदि स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी प्रीलिम्स में, तो मेंस में आप अच्छा ही करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ध्रुवीय उपग्रह मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रत्येक स्थान से कितनी बार गुजरता है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रत्येक स्थान से सिर्फ 2 बार गुजरता है, याद रखिएगा। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको हम संचार उपग्रह कहते हैं, वो अपने स्थान से एक भी बार नहीं गुजरते, क्योंकि वो तो हमेशा स्टेशनरी ही रहते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों के दोनों चीजें याद रखनी है कि एक ही स्थान से 2 बार गुजरेगा कौन, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको हम संचार उपग्रह कहते हैं, वो किसी भी स्थान से नहीं गुजरेगा, क्योंकि वो अपनी जगह पर ही पृथ्वी के सापेक्ष क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी मूव करती जाती है, सैटेलाइट भी मूव करती जाती है। ये लेवल बिल्कुल चलता था लेकिन कुछ समय पहले, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली हर देशों की स्पेस एजेंसी में कुछ चेंज आए। जैसे मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, यूरोपीय अंतरिक्ष संस्थान अपने उपग्रह कहां से यूज करते हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन जो लगभग लगभग 22 देशों का दरअसल में संग्रह है, या 22 देशों का कंट्रीब्यूशन है, ये अपने सैटेलाइट को वहां से आकर लॉन्च करते हैं। तो निश्चित रूप में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे जरूर, और आपने आंसर सिलेक्ट भी कर लिया होगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनेगा। इस क्वेश्चन में से हमको खुशबू आ रही है, एरोमा आ रहा है स्पेस एजेंसी के बारे में। स्पेस एजेंसी की जब भी हम बात करते हैं, तो बैकनूर में, ये दरअसल में बैकनूर, सतीश धवन, फ्लोरिडा और पॉल, याद रखिएगा ये लॉन्च पैड है। मतलब यहाँ से सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया जाता है, और इन सैटेलाइट लॉन्च पैडों को निश्चित रूप में स्पेस एजेंसियां ही संभालती हैं, या स्पेस एजेंसी की तरफ से इन पर कंट्रोल करती है। जैसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको रियल आंसर ना बता के थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। बैकनूर जो लॉन्चिंग स्टेशन है, या बैकनूर जो लॉन्च पैड है, ये रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस के अधीन है। तो रोसकॉसमोस जो होती है, ये आपको याद रखना है, रोसकॉसमोस रशियन स्पेस एजेंसी है, ये बैकनूर से सैटेलाइटों को लॉन्च करती है। इनफैक्ट आपने शायद सुना भी होगा, इंडिया का पहला सैटेलाइट नाम क्या है उसका, आर्यभट्टा। हमने कहां से लॉन्च किया था, तो हमने 19 अप्रैल 1975 को इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा को बैकनूर के कॉस्मोड्रोम के कापुस्तिलियार लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया था। इसी तरह से जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, नाम है उसका इसरो, याद रखेगा। तो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो को अपने सैटेलाइट लॉन्च करती है एसडीएससी से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जिसका नाम पुराने समय में क्या हुआ करता था, सार। सतीश धवन के नाम पर सार का नया नाम एसडीएससी हो गया। इसी तरह से जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा मतलब याद रखिएगा यूएसए, मतलब यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा।
तो नासा अपनी सैटेलाइटों को लॉन्च करती है कहां से? फ्लोरिडा से, याद रखिएगा। और फ्लोरिडा में एक सेंटर है, उसे कहते हैं केप कैनेडी। तो केप कैनेडी या केप कनेवरल में जो सेंटर है, यहां से अपने सैटेलाइटों को यूएसए लॉन्च करता है, मतलब नासा लॉन्च करता है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, जो 22 देशों का गठजोड़ है, ये अपने सभी सैटेलाइटों को लॉन्च करते हैं कोरो लॉन्च सेंटर से, मतलब फ्रांस से। तो इस तरह से यूरोपीय अंतरिक्ष संस्थान अपने सभी सैटेलाइटों को कहां से लॉन्च करता है? कोरो से। ये आप जरूर याद रखिएगा। यूएसए कहां से करता है? फ्लोरिडा से। इंडिया कहां से करता है? एसडीएससी से। और बैकानूर मतलब रशिया कहां से करता है? बैकानूर से। तो इस तरह से ये देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने हैं लेकिन तरीका नया है पेश करने का, तो इसलिए आपको अपने नॉलेज की पकड़ भी रखनी होगी और उसको स्ट्रेंथ में भी तब्दील करना होगा, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल अब इस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद और भरोसा दोनों है आप पर कि आप अच्छे तरीके से इन चीजों को क्या करेंगे? कवर करेंगे। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये करंट से थोड़ा सा बेस है, हालांकि ये आज का करंट नहीं है, ये 3 साल पहले का करंट है। जी हाँ, कोरोना जब लगा था या कोरोना जब स्टार्ट हो रहा था, उसके पहले ये चीज चर्चा में आ गई थी। क्या चीज चर्चा में आ गई थी? जापान की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा। तो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने सबसे पहली बार ये मिशन करने की कोशिश की कि जितने भी ऐसे सैटेलाइट जो फंक्शनिंग ऑर्डर पर नहीं है, ऐसे सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा तो रहे हैं लेकिन जो बेकार हो गए हैं, जो कार्य नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस के लिए क्या है? कचरा है। स्पेस के लिए क्या है? गार्बेज है। इसी को कहते हैं अंतरिक्षीय वेस्ट। मतलब ऐसे सैटेलाइट, ऐसे लॉन्च व्हीकल जो स्पेस में हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, अपना रियल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, स्पेस गार्बेज या निश्चित रूप में स्पेस वेस्ट कहते हैं इनको। तो स्पेस वेस्ट को लाने के लिए जाक्सा ने सबसे पहले अभियान किया। और शायद अगर अभी का करंट अगर आप देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे जाक्सा स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष से कुछ टुकड़ों को लेकर भी आई है जो स्पेस वेस्ट या स्पेस गार्बेज होते हैं। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़कर ये है कि जापानी स्पेस एजेंसी ने जो स्पेस वेस्ट पृथ्वी पर लाए हैं स्पेस से, तो सबसे ज्यादा स्पेस वेस्ट आपको कहां दिखता है? सबसे ज्यादा ऐसे सैटेलाइट जो फंक्शनिंग ऑर्डर पर नहीं होते वो कहां दिखते हैं? क्या आप में से कोई बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? और यदि आप सामने चित्र देख रहे होंगे तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर होंगी और मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ साइड में। अब आप इस इमेज को देख लीजिएगा जो आपको बहुत काम आएगी। दरअसल में जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी मान लो पृथ्वी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे पास वाली कक्षा को कहते हैं हम निम्न भू कक्षा। और निम्न भू कक्षा की मैंने अभी अभी आपको रेंज बताई थी, 150 से 2000 किलोमीटर के बीच में। फिर जो दूसरी कक्षा होती है उसको कहते हैं दरअसल में मध्य भू कक्षा। मध्य भू कक्षा की रेंज मैंने बताई थी आपको 2000 से 35,786 किलोमीटर। और तीसरी जो कक्षा होती है उसे कहते हैं उच्च भू कक्षा। और उच्च भू कक्षा निश्चित रूप में 36,000 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा सैटेलाइट, सैटेलाइट की बात कर रहा हूं, कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा सैटेलाइट पृथ्वी के, यदि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के पास वाली कक्षा में सबसे ज्यादा सैटेलाइटों का प्रक्षेपण किया जाता है। और सबसे ज्यादा संख्या में इसलिए सैटेलाइट हो जाते हैं क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भी होते हैं। तो कभी भी किसी भी देश को अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है कि हमारा लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट भेज पाएगा कि नहीं, सैटेलाइट काम करेगा कि नहीं, तो हमेशा ज्यादातर स्पेस एजेंसी अपने सैटेलाइटों को कहाँ भेजते हैं? निम्न भू कक्षा में। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे जो गोले दिख रहे हैं बेटा जी, ये छोटे छोटे गोले नहीं है, ये दरअसल में नासा ने पृथ्वी का इमेज कैप्चर किया है निम्न भू कक्षा का। तो यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे से गोले दिख रहे हैं, ये दरअसल में सैटेलाइट हैं। इनमें से कुछ सैटेलाइट फंक्शनिंग ऑर्डर पे ही
और कुछ सैटेलाइट फंक्शनिंग ऑर्डर पर नहीं है। तो जो सैटेलाइट फंक्शनिंग ऑर्डर पर नहीं है वही तो बन गए हैं दरअसल में अंतरिक्षी कचरे। तो अंतरिक्षी कचरे सबसे ज्यादा वहां होंगे जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट होंगे, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट हम आपको कहाँ मिलेंगे देखने को? निम्न भूकक्षा। याद रहेगा? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा निम्न भूकक्षा, मतलब ए ऑप्शन राइट होगा। अब इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एकदम करंट में से ही, और इसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है। नासा ने दरअसल में अपना एक मिशन किया है X-37। आपको ये बताना है कि ये X-37 जो मिशन है ये किससे रिलेटेड है, और निश्चित रूप में ये आपके मेंस में 3 मार्कर के रूप में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा स्पेस के जिस मिशन की चर्चा हो रही है या तो वो गगनयान है इंडिया का, और या तो फिर वो यूएसए स्पेस एजेंसी का मिशन है नासा X-37। तो देखते हैं जरा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या टिक करते हैं। निश्चित रूप में आपके आंसर शुरू हो गए होंगे, कोई ना कोई एक आंसर आपने सेट कर लिया होगा अपने माइंड में। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे याद रखिएगा, प्रीलिम्स काफी हद तक न्यूज़पेपर पे ही बेस होकर बनती है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़पेपर पे फोकस होते हैं। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा कंटिन्यूअस उसको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है। खैर मैं आपको रियल बताता हूँ। आप सामने एक फाइटर जेट देख रहे हैं, सामने आप एक फाइटर प्लेन देख रहे हैं। यही फाइटर जेट और यही फाइटर प्लेन दरअसल में नासा के X-37 मिशन का मूल परिणाम है। मतलब नासा का जो फाइटर जेट है, जो ये मानव रहित विमान है अमेरिका का, जिसका नाम है बोइंग X-37, इसी की मदद से जासूसी एक्टिविटी को, इसी की मदद से जो खुफिया राज है, खुफिया निगरानी है, यूएसए को जहां करनी होगी इसकी मदद से वो करेगा। मतलब ये यूएसए का एक खुफिया मिशन है, जासूसी मिशन है, जिसके अंतर्गत जिन देशों की इंफॉर्मेशन उसे टॉप सीक्रेट तरीके से चाहिए होगी वो इस विमान के जरिए उनकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है, उनके वायुमंडल के ऊपर रहकर भी, क्योंकि इसमें इतने बेहतर टेप रिकॉर्डर कैमरास लगाए गए हैं जो अर्थ पे लोगों के द्वारा की जा रही बातों तक को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। हालांकि इसका अभी तो जो मेन पर्पस है नासा के X-37 मिशन का, मेन जो पर्पस है वो जासूसी है, लेकिन नासा इसको थोड़ा और ओरिएंट करेगा और बेहतर करेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो नासा के द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट हैं, यदि उनमें कभी कोई खराबी आ सकती है तो जो ये आपको विमान दिख रहा है या ये आपको अंतरिक्ष यान दिख रहा है, इसकी जो ये भुजाएं हैं ये रोबोटिक सिस्टम से लैस है, और ये रोबोटिक सिस्टम से लैस भुजाएं ही उन अनवांटेड पार्ट को जो सैटेलाइट के लिए जरूरी नहीं है उनको खुद निकाल देंगी, और निश्चित रूप में जो सैटेलाइट स्पेस गार्बेज होने वाला है वो फिर से एक बार फंक्शनिंग ऑर्डर पे हो जाएगा। मतलब अंतरिक्षी कचरे को कम करने के लिए या अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट काम नहीं कर रहे हैं वो फिर से काम करें, एक मकसद ये भी है दरअसल में बोइंग X-37 अमेरिकी विमान का। लेकिन अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि इससे हम टोटल अभी जासूसी परिघटनाओं को अंजाम देंगे। तो इसके बाद से दरअसल में स्पेस वॉर के कारण एक नया घमासान शुरू हो गया है देशों के बीच, और इस तरह से यहाँ जो क्वेश्चन है वो हुए। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम की चीज आपको बता दूं, इस तरह का डिस्कशन आपको हमेशा टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। जब भी हम किसी भी टॉपिक के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो पहले बेसिक पर बात करेंगे और दूसरा स्टैंडर्ड होगा जो करंट अफेयर्स उस पर बात करेंगे। तो जब मैं अब अगले वीडियो में आऊंगा तब मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के जो करंट में चीजें चल रही होंगी उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि क्वेश्चनों का लेवल आपने देखा, निश्चित रूप में जो न्यू कमर्स होंगे उनके लिए थोड़ा हैवी रहा होगा, लेकिन पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस अपनी अप्रोच इसी तरह की रखने वाले हैं, इसलिए आपको अपने लेवल को यहां तक लाना होगा। यदि आपको लगता है कि इससे संबंधित हमारे पास मटेरियल नहीं है या इससे संबंधित हमारे पास चीजें नहीं है तो विजिल आईएएस इसी में आपकी हेल्प करने वाला है। इसी तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं और विद इनकी डिटेलिंग के साथ में
प्रीलिम्स एस्पेक्ट के साथ में चीजों को, मेंस एस्पेक्ट के साथ में चीजों को, दोनों के रूप में, मतलब एक ही सीरीज के डुअल कोर कॉम्बो में आपको प्रीलिम्स भी मिल जाएगा, आपको मेंस भी मिल जाएगा, और इस तरह से आप अपनी तैयारी को प्रीलिम्स से ही मेंस वाली बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन का आपने फायदा लिया होगा, और यदि किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि वो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहे और बेहतर करेगा ही करेगा, तो निश्चित रूप में विजिल आईएएस की टेस्ट सीरीज में वो पार्टिसिपेट करके अपने को बेहतर से बेहतर बना सकता है। मैं जब भी आपके पास आऊंगा या जब भी आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, तो हमेशा परंपरागत तरीके से आ रहे क्वेश्चंस और करंट पे बेस्ड क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा, कुछ चीजें आपने जरूर जानी होंगी, और जिन चीजों पर भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह के वैल्यूबल और इंफॉर्मेशन से भरे जो सेक्शन होंगे वो उनके सामने हमेशा मैं लाता रहूंगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आप बेहतर से बेहतर सीखें, और निश्चित रूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब भी हम आपके सामने आगे मिलेंगे तो हमेशा पहले प्रीलिम्स और बेसिक चीजों पर बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो हमारा करंट अफेयर्स रिलेटेड सेशन होगा, और इन सेशन में अगर मैं आपको बताता हूं और कोई भी डाउट आपको लगता है या किसी तरह की कोई भी क्वेरी यदि आपके मन में है, तो निश्चित रूप में आप कमेंट में उस क्वेरी को जरूर शामिल करें। जब अगली बार मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगा, तो उन्हीं क्वेरी में से जो कॉमन होंगी या उन्हीं क्वेरी अगर कम होंगी, तो मैं सारी क्वेरी को क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन वैल्यूबल रहा होगा आपके लिए, आपने कुछ निश्चित रूप में बेहतर से बेहतर सीखा होगा आज के सेशन से। और इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या इसी तरह की और इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए विजन आईएएस का जो चैनल है यूट्यूब, उसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो संस्थान की ओर से हमेशा स्टूडेंट के हित में टेस्ट सीरीज दी जाती रही है, उसका आप फायदा जरूर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो निश्चित रूप में इस टेस्ट सीरीज के पार्ट रहे हैं। यदि आप प्रीवियस टेस्ट सीरीजों को देखें, तो टेस्ट सीरीज भी दरअसल में आपका साधन बन सकती है आपके सिलेक्शन में, जो कम टाइम में यदि आप करना चाहें तो। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपके लिए रहा होगा वैल्यूबल। इसी उम्मीद के साथ कि आप और अच्छा करें, बेहतर करें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।